हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया बैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन को लेकर, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। इसे हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, समझेंगे और उसे प्रयास करेंगे शब्दों को तोड़ने का। चलिएगा, क्वेश्चन दिखा गया है, यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स जीके के अंतर्गत हम लोग रख रहे हैं। चलिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भगवती समिति किससे संबंधित है। भगवती समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है कि भ्रष्टाचार से संबंधित है कि शिक्षा से संबंधित है कि गरीबी से संबंधित है? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो बता दिया जाए कि जो भगवती समिति थी वह 1976 में बनाई गई थी। ये कब हुआ था? 1976 में बनाया गया था। और भगवती जो समिति थी यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें बताया गया कि जो क्या होगा, सार्वजनिक कल्याण के लिए, क्या किसके लिए? सार्वजनिक कल्याण के लिए और निःशुल्क कानूनी अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? निःशुल्क कानूनी अधिकार दिया गया। अगर पूछा जाए कि किस समिति द्वारा निःशुल्क कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक कल्याण के लिए दिया गया था, तो ये इसमें था कि सबसे अधिक क्या थी? बेरोजगारी से थी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, बेरोजगारी, क्या है? बेरोजगारी से यह क्या है? संबंधित है। भगवती समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अगर आपको आंसर पता प्लीज करिएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है कि नीति आयोग करता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश की वहाँ के जीडीपी के ग्रोथ को बताता है कि साल भर में कितनी जीडीपी ग्रोथ की है। तो इसके लिए एक हम लोगों का जो कार्यालय है जिसका नाम है NNSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। यह क्या होगा कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? कौन एक नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? आपका ऑप्शन नंबर है ए, विद्युत नहीं आता है कि कृषि नहीं आता कि खनन नहीं आता कि वानिकी नहीं आती। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी क्या होते हैं कि नेचुरल पदार्थ होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपके क्या हो जाएगा? विद्युत, ये तो क्या है? बिल्कुल नहीं है। कृषि क्या है? और खनन भी क्या है। और उसके बाद क्या है? वानिकी भी, मतलब वन क्या है? ये भी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। विद्युत क्या होता है? यह द्वितीयक क्षेत्र का है। कहाँ का है? द्वितीयक क्षेत्र का है और प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। और कृषि, खनन और वानिकी ये क्या है? सब हैं। कृषि, खनन और वानिकी क्या है? ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो बी, निर्माण नहीं आता कि विद्युत नहीं आता कि जलपूर्ति नहीं आता कि परिवहन नहीं आता। तो बता दें कि बी, निर्माण के अंतर्गत परिवहन आता, बी निर्माण आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत बी निर्माण आता है, विद्युत भी आता है, जलपूर्ति भी आता है, लेकिन क्या होता है? जो परिवहन होता है वो नहीं आता है। परिवहन क्या होता है? नहीं आता है। या क्या होता है? सेवा क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? सेवा के क्षेत्र में, मतलब तृतीयक क्षेत्र में आता है। कहाँ था? तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि पांचवा देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो आप जानते हैं कि जितने भी होते हैं पशुपालन, क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र भी आता है
होटल भी आते हैं, बैंकिंग भी आते हैं, लेकिन जो पशुपालन है यह नहीं आता। मतलब पाँचवा का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर जो छठवां है, लिखा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहता है। अर्थशास्त्र के जो जनक थे वह एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है। जो बता दिया जाए कि जो थर्ड वर्ल्ड है मतलब तीसरा देश बता दिया जाए कि यह क्या हुआ था कि यह शब्द तब उत्पत्ति हुई जब राष्ट्रों का ध्रुवीकरण हुआ। कुछ देश क्या करते थे, आपस में क्या करते थे, ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिए थे, जिसमें से यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों देश, मतलब यूएसएसआर जो था वह रसिया था, मतलब रूस था, और जो यूएसए था यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये दोनों ने के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे क्या हुआ, शीत युद्ध कहते थे। क्या कहते थे, शीत युद्ध कहते थे। और यह शीत युद्ध बहुत लंबे तक चला। फिर यहाँ के जो बड़े बड़े दार्शनिक और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था जिसका नाम रख दिया था कि तीसरा देश, थर्ड वर्ल्ड किससे है, विकासशील देशों से संबंधित है। किससे देश संबंधित है, विकासशील देशों से संबंधित है, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, वो कौन सा है, यूएसए अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूंजी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। आंसर देखिए लिखा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चीन था कि रूस था कि फ्रांस था कि यूएसए था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि बता दिया जाएगा जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई थी, पहला देश था अपनाने वाला, वो कौन था, यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो अभी आपको बताया गया है कि जो उद्योग होता है वह क्या किसके क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखे हैं कि किसी देश की, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा किया जाता है। कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे की जाती है। अगर आपको आंसर पता प्लीज़ आंसर करिएगा। तो हम लोग बता दिया जाए कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब कि जो जीडीपी, मतलब जो क्या होता है जीडीपी होती है, जो मतलब सकल घरेलू जीडीपी, ठीक है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, ये देखेंगे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वह सकल घरेलू जो उत्पाद है, जो क्या है सकल घरेलू उत्पाद है, उससे किसी देश की क्या होती है, आर्थिक वृद्धि क्या करती है, बताती है। सर्वाधिक क्या होती है, आर्थिक वृद्धि बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी देश की, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है कि अगर आपको पता है कि अगर किसी देश की आर्थिक विकास दर का अगर पता करना है कि जीडीपी से पता करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय की पता करेंगे कि एनएनपी से पता करेंगे कि जीएनपी से पता करेंगे। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो बता दें कि किसी भी देश की जो आर्थिक विकास होती है वहाँ के प्रति व्यक्ति की आय को देखी जाती है। क्या होती है, प्रति व्यक्ति की आय देखी जाएगी। समझ आइए कि उस देश की आर्थिक विकास दर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर क क्या रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई। भारत में
आर्थिक आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम ने क्या किया? राष्ट्रीय आय की जनगणना की। और इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होनी चाहिए। तो उस समय प्रति व्यक्ति जो आय बताई गई थी वह 20 रुपये बताया गया। अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये पा रहा है तो वह गरीब नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? जब दादा भाई नौरोजी ने बताया कि जब कोई व्यक्ति क्या करे, 20 रुपये अगर कमा रहा है तो वह वह गरीब नहीं है। क्या है? गरीब नहीं है। यह सर्वप्रथम कब किया गया था? 1967 और 1968 में। 1967 और 1968 में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका दिल्ली है, पुणे है, पुणे है, और तीसरा ऑप्शन है कोलकाता है, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा कि भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान कहाँ पर स्थित है, वह कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 17 दिसंबर, कब हुई थी? 17 दिसंबर 1931 में। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वह पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थी, जो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के संपादक भी थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह क्या रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? तो आपको बता दें कि यह 2 मई 1951 को की गई थी। कहाँ की गई थी? 2 मई 1951 की गई थी। और जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो बता दें कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी यह 2008 में आई थी। कब आई थी? 2008 में आई थी। वह गरीबी को निर्धारण करने के लिए, क्या करने के लिए आई थी? गरीबी को निर्धारण करने के लिए आई थी। और बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उन्होंने बताया कि पहले जो गरीबी का पैमाना था वो 32 रुपये अगर कोई कमा रहा है, क्या कर रहा है? अगर 32 रुपये कोई कमा रहा है तो वह क्या है? धनी है। लेकिन क्या है, जब सुरेश तेंदुलकर समिति आई तो इसे घटाकर 28 रुपये कर दिया। क्या कर दिया गया? 28 रुपये अगर कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है रोज़ का, तो समझ लीजिए वो गरीब नहीं है। और जब सुरेश तेंदुलकर समिति ने जब निकाला तो बताया कि भारत में जो गरीबी है, जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जो संख्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली संख्या है वह 21.9%। 21.9% है जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। ये अगर इसका आंसर देखा जाए, सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी 2008 में आई थी, यह गरीबी को निर्धारण करने के लिए आई थी। किसके लिए? गरीबी को निर्धारण करने के लिए आई थी। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? एनएनपी है कि जीडीपी है कि आपका सीएसओ है कि एमक्यूए है? तो आपको बता दें राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जो होता है वह एनएनपी होता है। कौन होता है? एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो मतलब कि जो एनपी होता है वो राष्ट्रीय आय क्या करती है? सबसे सर्वश्रेष्ठ मापक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? विश्व का प्रथम देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें क्या हो, निजी कंपनियां, मतलब प्राइवेट कंपनियां, जिसमें प्राइवेट कंपनियां और प्लस सार्वजनिक कंपनियां दोनों
प्राइवेट कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां जब दोनों कार्य करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम जो देश था वो कौन था, फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था। और भारत का भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विश्व की सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश ने अपनाया था। ये क्वेश्चन है कि दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था की किस देश ने अपनाया था। तो रूस ने सर्वप्रथम क्या किया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी लिखी गई है। तो आपको बता दिया जाए कि द वेल्थ ऑफ नेशन है वह अर्थशास्त्र के एक जन्मदाता जिसका नाम है एडम स्मिथ, उन्हीं की यह पुस्तक लिखी गई है जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपको हमारी श्रृंखला ये अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। कह रहा है बोला कि भारत में अगर जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे अधिक कौन सा जो भारत का राज्य है जो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। 21 नंबर देखेंगे, अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा आंसर। तो आंसर देखेंगे जिसका इसका आंसर होगा कि बिहार होगा, कि उत्तर प्रदेश होगा, कि पंजाब होगा, कि महाराष्ट्र होगा। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करेंगे। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र है। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र क्या होता है, ये भारत के सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में क्या करता है, योगदान देता है। जानते हैं कि भारत के लगभग सभी हर प्रांतों से महाराष्ट्र में क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त करने के लिए आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। जो बता दिया जाए कि आपको जो हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा थी वह प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि भारत के राष्ट्रीय आय को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि किया जाएगा। इसका नाम इसलिए पड़ा गया क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा कि हिंदू वृद्धि जो दर है अगर किया जाएगा तो उसमें से क्या होगा, भारत के राष्ट्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे। या कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स जो थे वह क्या थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक थे या जनक थे। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहा है कि किस अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो आपको बता दें कि जो समाजवादी होता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उस पर सिर्फ क्या होती है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों होता है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सिर्फ प्राइवेट मतलब निजी कंपनियों का, सिर्फ क्या होता है, निजी कंपनियों का अधिकार होता है। और सभी इधर मतलब इसमें सब पूरा मिलाकर तो आपका जो आंसर होगा वह कृषि अर्थव्यवस्था के निजी क्या होता है दिया जाएगा, तो वह पूंजीवादी क्या करेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इस पर सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का अधिकार होता है, जिसे हम लोग निजी कंपनियाँ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। अभी आपको बताएं कि अगर जिस पर क्या होगा, मिश्रित में किसका होगा, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों होता है। और जो क्या होता है समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो आपका आंसर यही पूछा है कि बताइए कि कौन सा सरकार के नियंत्रण में आता है। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वह किस में आती है, सरकार के गवर्नमेंट से बके काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अभी आपको आंसर बताया गया था कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट कंपनियां और प्लस गवर्नमेंट कंपनियां दोनों कार्य करती है।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अब यहाँ पर आपको आंसर करना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। जॉन मेनार्ड किसने किया था, कि मार्शल ने दिया था, कि एडम स्मिथ ने दिया था, कि रॉबिन्स ने दिया था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर होगा जॉन मेनार्ड किन्स होगा। कौन सा? जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं या सुझाव दिए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति अगर गांव में काम करता है, कम से कम उसे भोजन अगर प्राप्त होना चाहिए तो कितने कैलोरी उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए, कितनी कैलोरी का भोजन वह करेगा तब जाकर होगा। कि 2000 कैलोरी करे, कि 2100 कैलोरी का करे, या आपको 2300। पहला आपका जो ऑप्शन था ऑप्शन था कि वह 2000 कैलोरी करे, कि 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करे, कि 2300 करे, कि 2400 करे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राप्त करते हैं वह व्यक्ति क्या करता है, 2400 कैलोरी अगर क्या करता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर भोजन प्राप्त कर लेता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। और यही जो ये ग्रामीण का है, अगर शहरी का पूछा जाएगा तो 2100 कैलोरी कितना है। अगर वह 2100 कैलोरी प्राप्त करता है शहर में तो वह क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिखाया गया कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। बंद में होता है, बंद मतलब कोई कुछ भी ना हो, तो मतलब कि आयात और निर्यात दोनों नहीं बंद रहेंगे। क्या रहेंगे, आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किस अर्थशास्त्री ने किया था। अमृत सेन ने किया था, कि महबूब उल हक ने किया था, कि सरफराज अहमद ने किया था, कि एडम स्मिथ ने किया था। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिए। कि आप देखेंगे कि जो महबूब उल हक हैं यह पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिसने क्या किया था कि मानव सूचकांक का प्रतिपादन किया था, जिसमें मनुष्यों के जीवन जीने की कला को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मानव सूचकांक के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मतलब कि HDI जो होता है कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है कौन रिपोर्ट जारी करता है, वह करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब UNDP जो होती है वह मानव विकास सूचकांक क्या करती है, जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या नहीं है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि जो मानव सूचकांक मतलब जो HDI होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होती है, वह के आकलन के आधार पर क्या नहीं है, किसके द्वारा नहीं जाता है। जीवन की प्रत्याशा को बताता है, शिक्षा के स्तर को बताता है, प्रति व्यक्ति को आय बताता है, लेकिन कुपोषण को क्या करता है, नहीं बताता। कुपोषण को नहीं बताता है, तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी पाई जाती है, कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के कृषि जो क्षेत्र होता है उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो व्यक्तियों में क्या होती है, छुपी होती है। किसी एक काम करने के लिए 10 व्यक्तियों को लगा काम करते हैं, तो वो 9 व्यक्ति जो काम कर रहा है सिर्फ फालतू का काम कर रहा है, वही क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है। भारत में जो होता है मानव विकास जो सूचकांक होता है वो जारी करता है, वह नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग करता है। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है कैसा है। भारत में जो बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो कैसा है, चक्रीय है, मौसमी है कि संरचनात्मक है, प्रत्यक्ष है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। वो क्या है, संरचनात्मक है। स्ट्रक्चरल क्या है, स्ट्रक्चरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य है, गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38-37 देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। अभी आपको बताएं हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां दोनों कार्य करती हैं। निजी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां दोनों कार्य करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सह-अस्तित्व से होता है निजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था। महात्मा गांधी ने कि M.N. राव ने कि कर्पूरी ठाकुर ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कहता क्या है, कह क्या रहा है कि हिंदू वृद्धि दर। अभी बताएं हिंदू वृद्धि दर क्या होता है, कि कैसे होता है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो हिंदू वृद्धि जो दर होती है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है, कि राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित है, कि हिंदुओं के विकास संबंधित है। तो आप देखेंगे जो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है वह कौन सा है। 2003-4 है, कि 2004-5 है, कि 2017 और 18 है, कि 2011 और 12 है। आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करेंगे। तो आपको आंसर इसका आपका क्या होगा कि 2017 और 2018 के आधार पर अभी तक क्या रहा है, चल रहा है राष्ट्रीय आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया। तो आपको बता दें कि मनरेगा जो होता है यह 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। क्या देता है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। किसके तहत, मनरेगा के तहत। अब देखेंगे ये कब हुआ था मनरेगा कब हुआ था कि गांधी जी की जो जयंती थी 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। ये आज की हमारी श्रृंखला थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।